नमस्कार साथियों, आईएसपीसीएस मेंटोर में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश आपके लिए लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू। आपसे इस सीरीज में मैंने इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर होता है बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बात किया था, जहां हमने सीखा था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंसेस क्या हैं, इकोनॉमिक्स के टाइप देखे थे, इंडियन इकोनॉमी के नेचर्स देखे थे, और इन चीजों से रिलेटेड जो विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आज देखेंगे। और उनकी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए बहुत है, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखिएगा। पहला हो जाता है एडम स्मिथ, दूसरे हो जाते हैं मार्शल, सी कीन्स और डी रॉबिन्स। तो आप सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है वो कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं ऑप्शन ए, आपका सही जवाब एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आप जानते हो, ये पूंजीवाद के जनक भी यही हैं। तो इनके बारे में एक और फैक्ट आप जान लीजिए, क्या है ये पूंजीवाद जो है, कैपिटलिस्ट जो है पूंजीवाद, तो के भी जनक यही है। कौन है? एडम स्मिथ है। अब पूंजीवाद के जनक तो आप जान गए। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, उसके जनक कौन है? अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, तो उसके जनक कौन है? आप बताइए हमें। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हो जाते हैं कौन? कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स इसके क्या हो जाते हैं? जन्मदाता हो जाते हैं। और इन्होंने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट अपनी बुक दास कैपिटल में दिया है। दास कैपिटल में दिया हुआ है। दास कैपिटल इनकी बुक हो जाती है, जहां पे इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की, समाजवादी जो इकोनॉमिक्स है उसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स का डिस्कशन किए हुए हैं। तो प्रश्न में था कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहने का मतलब ये कि कैपिटलिज्म की बात होती है, पूंजीवाद की बात होती है। ठीक है। और अदर ऑप्शंस को जैसे हम देखते हैं, मार्शल, मार्शल को किसका कहा जाता है आप बताइए? जो मार्शल को किसी का कहा जाता है, तो मार्शल जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपने पढ़ा है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हो जाते हैं कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर फादर हो जाते हैं मार्शल। अगर हम जॉन मिनार्ड कीन्स की बात करते हैं, कीन्स जो है ये कौन से? जॉन मिनार्ड कीन्स, एक किसके हैं? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं। अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब, माइक्रो का मतलब बेस्टी, आपको ध्यान रखना है, माइक्रो का मतलब बेस्टी, और ये माक्रो, सॉरी, माक्रो का मतलब समष्टि, और माइक्रो का मतलब बेस्टी। तो जो बेस्टी अर्थशास्त्र है उसके जनक मार्शल को माना जाता है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक किसको माना जाता है? कीन्स को माना जाता है। ये रही मुख्य बातें। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया। हाँ, इसके साथ आप ये भी तो जानिए ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज? इसके भी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसको देख लेते। इंडियन इकोनॉमी अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो इनके फादर कौन हो जाते हैं? इनके फादर हो जाते हैं पीसी महालनोबिस। कौन हो जाते हैं? पीसी महालनोबिस इनके फादर हो जाते हैं। पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को इंडियन इकोनॉमी का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार इन्होंने क्या दिया था? जो इंडियन इकोनॉमी का मॉडल है उसको प्रस्तुत किया था। ठीक है। और इस मॉडल में इन्होंने क्या कहा था कि जो पूंजीवाद होगा, कैपिटलिस्ट नेचर जो होगा वो 20% होगा, और सोशलिस्ट नेचर को इन्होंने, जो सोशलिस्ट नेचर है उसको 80% रखा हुआ है। ठीक है। ये रही मुख्य बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल क्रूगमन, एक है पाल क्रूगमन, क्या है? ये एमपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक करंट का क्वेश्चन है, ये 2009 का करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें साइंटिस्ट, खिलाड़ी, बैंकर, अर्थशास्त्री, तो यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या रहे होंगे? ये अर्थशास्त्री रहे होंगे। बात आती है कि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछने की वजह होती क्या, क्यों वजह है? क्योंकि 2009 में इनको इकोनॉमिक्स का, 2008 का इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला हुआ था। 2008 का इनको नोबेल मिला हुआ था। और इन्होंने क्या दिया था? इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट दिया था।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। उन्होंने कहा था, ये पाल क्रुगमैन ने कहा था कि कोई भी चीज अगर हमें लाभ को ज्यादा बढ़ाना है तो हमको क्या प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाना होगा, अपना प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको स्केल करना होगा। ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसके लिए इनको 2008 में नोबेल मिल जाता है। अब आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज हमारे डिस्कस करने का परिप्रेक्ष्य है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा। आपको जो लेटेस्ट नोबेल है उसको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो लेटेस्ट नोबेल कौन, 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल किसे मिला हुआ है? इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की जब हम बात करें 2023 को, तो किसे मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है क्लाउडिया गोल्डिन को। किसे? क्लाउडिया क्लाउडिया गोल्डिन को मिला हुआ है, ध्यान रखना है आपको। तो आपके लिए आज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया, क्लाउडिया गोल्डिन के मिला हुआ है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके किस कार्य के लिए मिला हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था, किसके लिए मिला हुआ है? तो इनको मिला हुआ है महिलाओं को श्रम बाजार में, अगर हम लेबर मार्केट में महिलाओं का, वुमेन का पार्टिसिपेशन, उसका इंपैक्ट के लिए इन्हें मिला हुआ है। महिलाओं के श्रम बाजार के परिमाणों को, समझ को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करते हैं वुमेन लेबर फोर्स जो है, लेबर फोर्स का जो लेबर मार्केट के जो उसके परिणाम रहे, मापदंड रहे, उसकी समझ को इन्होंने क्या बताया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाया है। इसके लिए इनको 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साथ में ये भी जानना जरूरी है, क्लाउडिया गोल्डिन कहां से संबंधित है? तो ये यूएसए से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब तो क्रुगमैन हो गए। ये क्या है, इकोनॉमिस्ट है। इनको 2008 में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट देने के कारण नोबेल मिला हुआ था। तो इस पर पेज पे हमने 2023 का नोबेल देख लिया। आपका पढ़ाई का तरीका भी ऐसे होना चाहिए। आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में इन चीजों को ध्यान रखिए कि जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका इंपॉर्टेंस आज भी है। क्यों? आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उस ईयर में अगर पूछा गया कि ये, तो आज भी वही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2009 में क्वेश्चन आया था 2008 के लिए, तो 2024 में क्वेश्चन आ जाएगा 2023 के लिए। ठीक बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट विच इज इंडिस्पेंसिबल। एक ऐसे बाजार के अस्तित्व के लिए जो अपरिहार्य है। बाजार के लिए क्या अपरिहार्य है? बैंक, आर्थिक कानून, प्राइस, कीमत। तो जाता है दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कीमत। प्राइस। क्योंकि बिना कीमत का मार्केट कौन सा होगा दोस्तों, आप ही बताइए। बिना कीमत प्राइसेस के तो मार्केट हो ही नहीं सकता। बाजार के लिए, मार्केट के लिए, अगर हम बात करें यहीं पे मार्केट के लिए, प्राइसेस क्या हो जाएंगे? एक आधार हो जाएगा, अपरिहार्य हो जाएगा। तो सही जवाब सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज एज। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ये यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या हो जाती है। क्या ये बैकवर्ड इकोनॉमी है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है? क्या यह विकसित अर्थव्यवस्था है? क्या यह विकासशील अर्थव्यवस्था है? क्या है अविकसित अर्थव्यवस्था है? तो हमने आपकी पहली क्लास में बताया है, आपके लिए इस जवाब देना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्या है इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। और साथ में आपको डेवलपिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी बताया था। डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है विच, और ये बताइए आप, ऐसी इकोनॉमी जहां पे वो क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, बट उनका ग्रोथ रेट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा होता है। मतलब जब किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि दर विकसित राष्ट्रों से, विकसित देशों से अधिक होगा, वह कंट्री क्या कहलाएगी? वह विकासशील कहलाएगी। तो कंट्री विच have growth rate more than the developed countries, that countries are developing countries। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, साथ में आपको एक याद दिला दूं कि डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे बड़ा नेशन कौन है? बताइए, आपको मैंने बताया था कौन है? ब्रिक्स है। और ब्रिक्स आपके एग्जाम के लिए इनका समूह, जो विकासशील देशों का समूह क्या है? ब्रिक्स है। ब्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रिक्स में इस ईयर 4 मेंबर को ऐड किया गया था। पहले ब्रिक्स के नाम से थे ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 मेंबर थे। अब आप बताइए कितने मेंबर हो गए हैं टोटल इस समय ब्रिक्स के? तो ब्रिक्स के इस समय 9 मेंबर हो गए हैं, 9 मेंबर हो गए हैं। तो 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 1 1 2024
2024 को 4 मेंबर और ऐड हुए हैं। इन 4 मेंबर का नाम जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जान लेते हैं। पहला कौन कौन मेंबर ऐड हुआ है? यूएई ऐड हुआ है। और अगर हम बात करें, इजिप्ट ऐड हुआ है, इजिप्ट अब मेंबर बन गया है। आगे बढ़ते हैं तो इथियोपिया बन गया है, इथियोपिया बन गया है, इथियोपिया बन गया है। नेक्स्ट मेंबर अगर और बात करते हैं तो ईरान बन गया है, ईरान बन गया है। तो अब इस तरीके से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के बाद 4 मेंबर एक जनवरी 2024 को और हो गए। तो अब टोटल मेंबर की संख्या ब्रिक्स की 9 हो गई है। और ये विकासशील देशों का सबसे प्रमुख क्या है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आप बात करें अगर तो मिस्टा है, मिस्टा मैक्सिको, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्या है, विकासशील देशों का समूह है। दो ही महत्वपूर्ण समूह है। ये हुई बातें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, गांधीवादी सिद्धांत अर्थव्यवस्था, गांधीवादी सिद्धांत अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे आधारित है? कंपटीशन पे आधारित है, प्रतियोगिता पे आधारित है, ट्रस्टीशिप पे आधारित है, स्टेट कंट्रोल, राज नियंत्रण पर आधारित है, नन ऑफ द एबव। आप सबको पता है कि जो गांधीयन फिलोसफी है किस पे बेस्ड है? ये ट्रस्टीशिप पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है दोस्तों? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे बेस्ड है। अगर हम बात करें कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या कहता है? ट्रस्टीशिप कहा जाता है कि जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो भी उनकी जो पूंजी है, मतलब एक तरह से जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो एक तरह से उसका उद्देश्य क्या है, केवल वो अपने आप में ना घोषणा करे कि जैसे हम बात करते हैं, किसी की बात कर लेते कि मेरे पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ये क्योंकि ये मेरी नहीं है, इस 5,000 की प्रॉपर्टी, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने के लिए इसमें लेबर जो है उनका भी तो सहयोग हुआ है, श्रम जो है, श्रमिक है, उनका भी तो योगदान है, उन्हीं की योगदान, उनके मेहनत से तो हमने ये अर्जित किया है। तो उनके वेलफेयर के लिए भी ये जो हमारे पास हम बात करें तो हमको जो पूरा अर्जित अमाउंट है हमारे पास, उसमें हमें खुद को मालिक नहीं करना चाहिए। हम क्या है, एक तरफ से ट्रस्टी हैं जिसका उपयोग जो इसको बनाने में किया है उसके लिए भी होना चाहिए। ट्रस्टीशिप का मुख्य सिद्धांत है। तो गांधीयन फिलोसफी किस पे बेस्ड है? जो गांधीयन इकोनॉमी है ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे बेस्ड है। और इसी का जो आ, अभी मॉडर्न रूप हम देखते हैं, जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है, सीएसआर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत का ही पर बेस्ड है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप? सेम बात हो गई है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया। एमएन रॉय, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, जीके गोखले। हमने देखा है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मेजर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य फीचर क्या है? इसमें देखते हैं, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, ये क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, नन ऑफ द अबव। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, हमने बताया है आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमने आपको क्लास में कराया है। अगर आप ये क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज आप बेसिक्स की क्लास देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी? जिसमें क्या हो, प्रोडक्शन क्या हो, प्रोडक्शन हो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू किसके बेस्ड हो? एबिलिटी, योग्यता के आधार पर उत्पादन हो। एबिलिटी मतलब योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर क्या होना चाहिए? उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन योग्यता के आधार पे। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण कितने आधार पे हो? आवश्यकता के आधार पे। वितरण किस पे बेस्ड हो? नीड के बेस्ड पे हो, नीड, आवश्यकता के आधार पर वितरण हो। तो ये क्या है? हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है। और ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी कब बनाया गया, तो कब इसको घोषणा हुई, वो डेट कौन सी हो जाती है? तो 6 अप्रैल 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको भूलना नहीं चाहिए ये सब डेट। 6 अप्रैल 1948, ये इस दिन हमने क्या बनाया? इस दिन क्यों कहा जाता है कि हमारी, क्योंकि इसी दिन हमारी क्या आई थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी।
फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, पहली औद्योगिक नीति आई थी 6 अप्रैल 1948 को। और इसी दिन हमने घोषित किया कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द इंडियन इकोनॉमी इज अ, कैसी है, लिबरल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सेम बात हो जाती है। हमने बात कर लिया कि इंडियन इकोनॉमी कैसे है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मींस, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या है, छोटे और बड़े और छोटे सह अस्तित्व पैमाने में उद्योग। बी ऑप्शंस देखते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, आर्थिक क्या है, विकास में विदेशी सहयोग। सी ऑप्शंस देखते हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाता है इसका, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, बताइए। इसका सही जवाब हो गया, इंडियन इकोनॉमी क्या है, को एक्सटेंस है किसका, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों है ना, और पब्लिक और प्राइवेट दोनों है। तो सही जवाब क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ गोज टू, आधुनिक आर्थिक विकास की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है आर्थर लुइस ए, बी हो जाता है माइकल पी टोडारो, सी हो जाता है गुन्नार मैड्रल, और डी हो जाता है साइमन कुजनेट। तो सही जवाब क्या हो जाता है, जो अगर हम बात करें डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं आधुनिक आर्थिक विकास की, तो किसने दिया था, साइमन कुजनेट ने दिया था। ध्यान रखना किसने दिया है, तो साइमन कुजनेट ने दिया है, साइमन कुजनेट ने इसका दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो साइमन कुजनेट के बारे में ये भी जान लीजिए कि इन्होंने, अगर हम बात करें कि जो अभी हम जीएनपी का कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अगर हम बात करें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर हम बात करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, साइमन कुजनेट ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, द स्टेटमेंट इज गिवन। अब विकसित देश विश्व अर्थव्यवस्था की झुग्गी झोपड़ियां हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश पीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रागनर नरकसे, एन के एन क्रॉस, कॉलिन क्लार्क और जगदीश भगवती। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब क्या हो जाएगा। इसने कहा है कि क्या पूछा गया, अर्थव्यवस्था की झुग्गी झोपड़ियां है, इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने कहा, केएन क्रॉस ने कहा है, केएन क्रॉस ने कहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 12 को देखते हैं। विच एमंग फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाएगी, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, रेजिंग द मास कंजम्पशन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण की उच्च दर, उद्योगों का विकास, सामूहिक उपभोग में वृद्धि, गरीबी का दुष्चर्ग। तो ये एचसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो अविकसित होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, अगर हम बात करें किसकी, अविकसित की बात करते हैं, अविकसित जो राष्ट्र होते हैं वहां पे क्या होता है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो इंफ्रा है, ना तो पब्लिक हेल्थ है, ना तो एजुकेशन है, तो यहाँ पे क्या है, वही विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी के दुष्चक्र से निकल ही नहीं पाते, रोजगार के अवसर है नहीं, आय के स्रोत है नहीं, जीवन स्तर अच्छा है नहीं, तो क्या होगा, गरीबी का दुष्चक्र होगा। नेक्स्ट अगर
क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज द, आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। 19वीं शताब्दी ने ब्रिटिश में हमने शासन किया, हमारा शासन रहा हम पे, तो उसमें जो ब्रिटिश ने हम पे शासन किया उसकी विशेषता क्या रही, ये यूपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, क्या उस दौरान भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई। बी ऑप्शन देखते हैं, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, कि उस दौरान में क्या भारत की स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। तीसरा देखते हैं, सी कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। डी रैपिड इंक्रीज द अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी में तेज वृद्धि हुई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जब ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश रूल हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसको क्या किया जाए, कॉमर्शलाइज किया गया। और कॉमर्शलाइज किसका, उसका उद्देश्य क्या था, खुद के इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल के लिए, जैसे इंडिगो का प्लांटेशन किया गया, जूट का प्लांटेशन किया गया। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किया, क्या है सही जवाब क्या हो जाएगा, जो भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, फेमाइन आया, भुखमरी भुखमरी भुखमरी, इसका इंपैक्ट भुखमरी के रूप में देखा गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें ये असर्शंस एंड रीजन का क्वेश्चन है। ये अब देखें, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन गोवा पीएससी में 1997 में पूछा गया, 1997 में ही पूछ लिया गया है गोवा पीएससी। जैसा पता है आपको कि इस जो हमारा पीवाईक्यू सेशन है इसमें 25 राज्यों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे न केवल आप, जैसे आप हो सकता है आप यूपी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आप बिहार में अपीयर होने जा रहे हो, एमपी में होने जा रहे हो, राजस्थान में होने जा रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है। तो अगर कहीं पे भी पूछा गया है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमने 25 राज्यों के जो पीसीएस एग्जाम होता है यूपीएससी के साथ साथ उनके क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए, जिससे आपका जो एक एरिया लार्ज हो जाए। तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक वैश्विकता का उदय का अर्थ समाजवादी विचारधारा का पतन नहीं है। assertions हो जाता है क्या, इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इंप्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। रीजन क्या दिया गया है, आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव इन द यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, समाजवाद की विचारधारा सार्वभौमिकता और वैश्विकता में विश्वास करती है। तो अब हम देख लेते हैं अपना सेशन देखते हैं, एक समझते हैं। इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इंप्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म, ये बिल्कुल सही है। क्या इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म की बात करें, इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म या कि हम आर्थिक वैश्विकता का उदय होने से क्या समाजवादी विचारधारा का पतन हो गया, नहीं। ग्लोबलाइजेशन आज भी तो समाजवादी विचारधारा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव इन द यूनिवर्सलिज्म इन ग्लोबलिज्म, बिल्कुल सही। जो हमारी समाजवादी का आइडियोलॉजी है वो सब में सबका विकास हो, सबका लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर उठे और सबका कल्याण हो, इसी का तो, यही तो मुख्य समाजवादी का उद्देश्य तो यही हुआ ना। तो एक तरह से ये कथन तो सही हो गया कि समाजवाद की जो विचारधारा है वो सार्वभौमिकता का है, क्या इंडिविजुअल है, कैपिटलिज्म का, वही पूंजीवाद क्या है, व्यक्तिगत पे, व्यक्तिवाद पे विश्वास करता है। पर समाजवादी जो है विचारधारा वो सार्वभौमिकता पर विश्वास करती है, सार्वभौमिकता और वैश्विकता में विश्वास करती है। तो ये भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पर अगर इन दोनों का इंटर रिलेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों तो ट्रू है बट जो असर्शन का रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही, हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं और इसको फुलफिल भी करते हैं, दोनों फुलफिल भी कर रहे हैं, तो ये सही जवाब हो जाता है।
इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे, तो इसको हमने देखा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और पूरे हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम्स के पहले हम पूरे इकोनॉमिक्स के पूरे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे पीवाईक्यू और उससे आज के रिलेटेड, जैसे हमने देखा ना 2008 में अगर पूछा गया था नोबेल का क्वेश्चन, तो हमने आज से रिलेट करके, तो मेरे क्लासेस का पैटर्न भी यही होगा। इकोनॉमिक्स जो भी पढ़े, जहां से भी पढ़े आप, उसमें क्या आज तक की चीजों को समाहित होनी चाहिए, तभी इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरे सेशन में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।